ये मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए शादी एक पनिशमेंट का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि अब नायरा दोबारा से भाग कर उस जगह पर आ जाती है क्योंकि उसे लगा था कि कहीं अंश उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ तो नहीं ले जा रहे। लेकिन वो जैसे ही वापस आई थी सुषमा और बाकी की लड़कियां जो उसे ताने मारना शुरू कर दी थी। सुषमा जो उसका हाथ पकड़कर उसको जबरदस्ती अंदर खींच कर ले जाते हुए कहती है, बहुत तेज बन रही है, भागना चाहती यहाँ से? हाँ, ताकि सेठ तेरी वजह से हमें सुनाए कि मुझसे एक लड़की संभली नहीं गई, वो भी तेरे जैसी नाजुक लड़की। देख लड़की, यहाँ से भागने का ना तो तू कभी सोचना भी मत, क्योंकि अगर तू दोबारा पकड़ाई ना तो तेरे साथ इतने प्यार से बात नहीं किया जाएगा। सुषमा जो नायरा को एक कमरे में ले जाती और अंदर की तरफ धक्का देती है और गेट को अंदर से बंद करके उसके बगल में आकर बैठते हुए कहती है, एक लड़की थी मात्र 18 साल की, भागने की कोशिश की थी उसने, और जब वो भागी ना तो सेठ ने उसको पकड़ लिया, और जब उसे पकड़ा तो इतनी बुरी हालत की उसकी कि उसके दोनों पैर टूट गए। अब दोनों पैर टूट गए तो भाग तो वो पाएगी नहीं, लेकिन काम बंद नहीं हुआ, उसके टूटे हुए पैर के साथ भी धंधा करवाया उससे। अगर तू अपनी हालत इतनी बदतर नहीं चाहती है तो ठीक है, जैसा जैसा बोल रही हूँ वैसा वैसा करना पड़ेगा तुझे। ज्यादा होशियारी करेगी तो मारी जाएगी। तो या तो अपनी जान पर बना, या फिर जो बोल रहे हैं चुपचाप से मानकर जिंदगी को आराम से जीना सीख ले। अंश और क्रिश जो इस वक्त गाड़ी में बैठे थे, अंश के दिमाग में अभी भी कुछ लगातार घूमे जा रहा था, जिसे रियलाइज करते हुए क्रिश जो कहता है, सर आप काफी परेशान लग रहे हैं, अब कहीं आप अपनी मॉम को लेकर तो परेशान नहीं है ना? ये सुनकर अंश और रिया मिरर से उसे घूरते हुए कहते हैं, तुम कोई साइकोलॉजिस्ट हो जो मेरे दिमाग के अंदर घुस करके ये सारी बातें निकाल रहे हो? जो भी वजह से मैं परेशान हूँगा मैं तुम्हें बता दूंगा अगर जरूरी होगा तो। ज्यादा डॉक्टरीगिरी मत करो, चुपचाप से बिल्डिंग में पहुंचो। लेकिन क्रिश हल्का सा अपनी गर्दन को पीछे मुड़ते हुए अंश की तरफ देखते हुए बोलता है, सर आपने बोला था कि आपको मॉम से मिलने जाना है अपने, तो बस मैंने सोचा पूछ लूँ एक बार, क्योंकि यहाँ से अगर गाड़ी घुमा दी तो फिर। अंश कहते हैं, घुमाओ गाड़ी, नहीं जाना है मुझे उस घर में। आज फोन से बात कर लूंगा मॉम से, उम्मीद करता हूँ बेहतर होगी उनकी हालत। थोड़ी देर में अंश की गाड़ी रुकती है और अब वो लोग अपनी बिल्डिंग के अंदर आ चुके थे। क्रिश भी अंश के साथ ही आ रहा था। वैसे क्रिश तो थोड़ी दूर के एक फ्लैट में रहा करता था, लेकिन जब तक उसे अंश से परमिशन नहीं मिल जाती उसकी ड्यूटी खत्म कहाँ होती थी। अंश जो आकर के अपने मेंशन के अंदर एंटर होते हैं और उसके सेकेंड फ्लोर पर वो पहुंच जाते हैं। नीचे मानव और नितिन जो अभी भी अंश की तरफ ही लगातार देखे जा रहे थे जब तक वो लिफ्ट के अंदर नहीं घुस गए थे। मानव जो नितिन से कहता है, इस अविरल के चक्कर में ना किसी दिन हम दोनों मारे जाएंगे नितिन, बता रहा हूँ तुझे। वह इस बात पर नितिन भी अपना सर हाँ मिलाते हुए कहता है, इसको किसी न किसी ड्यूटी में डाल देते हैं, अगर ये जॉब नहीं करेगा, इसका खाली दिमाग रहेगा ना, तो फिर ये ऐसे ही शैतानी आइडियाज हम लोग को देता रहेगा और हम दोनों आराम से इसकी बात को मान भी जाते हैं। इतना अच्छा मैनिपुलेटर भी है ये। इस बात पर मानव जी कहता है, अरे कहाँ का अच्छा मैनिपुलेटर, अगर होता तो कम से कम इतने टाइम से अंश के दिमाग में वो जो नायरा नायरा घूम रही है उसे खत्म नहीं कर देता वो। वही अंश जैसे ही अपने रूम के अंदर एंटर होते हैं, क्रिश भी उनके पीछे पीछे आने लगता है, जिसे रियलाइज करते हुए अंश पीछे मुड़कर क्रिश को रोकते हुए कहते हैं, तुम कहाँ घुसे आ रहे हो? इस बात पर क्रिश जो एक ओबेइंग असिस्टेंट की तरह हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, सर आपने परमिशन नहीं दिया जाने का, मुझे समझ ही नहीं आया क्या करना है। इस बात पर अंश गुस्साते हुए कहते हैं, तुम्हें खुद से कभी कुछ समझ में आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है? क्रिश को आदत थी झूठ मूठ में अंश के मुंह से इस तरह की डांट सुनने की, जिसकी वजह से वो चुपचाप बस अपने सिर को नीचे झुकाते हुए बोलता है, हाँ बात तो सही है सर, वो क्या है ना कि आपका ऑर्डर फॉलो करते करते इतनी आदत हो गई है कि अब खुद का दिमाग काम ही करना बंद हो गया है, ऐसा लगता है आप जो बोलोगे वही करना है मुझे। अंश का मजाक करने से दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं था, और अगर उनके सामने कोई मजाक करता तो उन्हें हंसी नहीं बल्कि और ज्यादा उस पर गुस्सा आता था। इस बात को जानने के बावजूद भी क्रिश जो बहुत गट्स के साथ अंश के सामने इस तरह का बेफालतू बकवास किया करता था। अंश उसके मुंह पर ही दरवाजा जोर से बंद करते हैं और अपने रूम में आकर के चुपचाप बेड पर बैठ जाते हैं।
वो जैसे ही अंदर की तरफ आए थे, सारा सामान अपनी अपनी जगह पर प्रॉपरली रखा हुआ था, लेकिन जब वो यहाँ से बाहर निकले थे तो सब कुछ पूरी तरह से मेसी था, जिसे ठीक करने में उन्हें पता था कि उन्हीं 3 बंदरों का हाथ होगा। लेकिन अंश इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो अपने कोट को जैसे ही अभी निकालते हैं, तभी उनके कोट से उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, और वो जैसे ही कोट के अंदर अपना हाथ डाले थे, उसके पॉकेट से उन्हें दोबारा से वही ब्रेसलेट मिलता है, जिसे देखकर अंश को उस लड़की की याद आ जाती है, और उसे वो काफी गुस्से से अपनी मुट्ठी में कसते हुए कहते हैं, तुम जहां भी होगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अंश मल्होत्रा के बेडरूम में आने की हिम्मत की है तुमने, उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। वही नायरा तो जिसके बारे में अंश लगातार सोच रहे थे, वो एक काल कोठरी जैसे कमरे में एक कोना पकड़कर बैठी हुई थी और अपना चेहरा छुपाकर बस अपने हाथों के घेरे में खुद को महसूस कर पा रही थी। तभी अचानक से उसको दरवाजे से कुछ आहट महसूस होती है, जिससे वो काफी ज्यादा घबराने लगी थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई आदमी तो नहीं आ गया जो उसका शरीर इस्तेमाल करने के लिए रूम के अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। वो और ज्यादा घबराने लगी थी। हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपना चेहरा ऊपर उठाकर देख पाए, क्योंकि कल रात जो भी उसके साथ हुआ था वो वाकई में उसके लिए बहुत ही ज्यादा डरावना था। अचानक से उसके दोस्त का इस तरह से धोखा देना, ऊपर से कल सुबह जहां वो इतनी खुश थी अपने रिश्ते को लेकर के, उसके सामने पुट्ठे का रिश्ता आ जाना, सब कुछ अचानक से उसकी जिंदगी में बिल्कुल बिगड़ना शुरू हो गया था। प्रॉब्लम तो पहले से थी, मगर अब कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी कि नायरा बर्दाश्त नहीं कर पाती। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और नायरा, जो काफी बुरी तरह से कांपते हुए अपने चेहरे को दीवार की तरफ मोड़ ली थी, तभी उसके कानों में कुछ आवाज सुनाई देता है जो ऑब्वियसली आदमियों की आवाज से तो काफी ज्यादा सुकून देता। सुषमा, जो अपने हाथ में थाली लिए कुछ टोली के साथ अंदर की तरफ आती है और एक लड़की से कहती है, कमरे का लाइट जला रहे, लगता है इसको अंधेरे में ही रहने की आदत हो गई है। वही दूसरी औरत जो कहती है, अच्छा तो है ना दीदी, वैसे भी सारे काम कांड तो अंधेरे में ही होते हैं, अब इसे आदत बना लेगी तो इसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी ना। सारी औरतें हंसते हुए लगातार नायरा को घूर रही थी। वहीं एक औरत के पीछे से रीमा, जो छुप कर नायरा की तरफ देखती और उसकी हालत को महसूस करते हुए अपने दिनों को याद करने लगती है। सुषमा, जो थाली उसके सामने ऑलमोस्ट पटकते हुए कहती है, ए लड़की, रोना धोना बंद कर, जब से आई है गंगा जमुना इधर ही बहाने इसको, अभी तो तेरे साथ कुछ हुआ भी नहीं है, अभी से काय को नाटक कर रही है तू। तभी वो लड़की जो नायरा को धक्का दी थी गाड़ी के सामने, वो सुषमा के बगल में आकर बैठते हुए कहती है, लगता है इसको आदत है सबके ध्यान को अपनी तरफ खींचने की। और फिर वो पीछे मुड़कर रीमा की तरफ देखते हुए कहती है, ओह प्रोफेसर आंटी, क्या बोलते हो उसको। वही रीमा, जो उस औरत के पीछे से निकलकर नायरा की ठीक बगल में बैठते हुए कहती है, आप लोग का मतलब है कि इसको अटेंशन पाने की आदत है। हाँ, वैसे इतनी सुंदर है तो आदत तो होगी ही ना अटेंशन पाने की। यह सुनकर सुषमा के बगल में बैठी वो लड़की, जो नायरा से काफी जलती थी, वो रीमा से कहती है, ज्यादा ना इसका तुम फेवर मत लो, तुम्हें पता नहीं है, मुझे तो इस लड़की पर कभी भी भरोसा नहीं था। अरे ऐसी लड़कियां जिसको यहाँ पर जबरदस्ती लाया जाए, वो खुद से कभी टिकेंगी क्या। मैं तो कहती हूँ सुषमा दीदी, इसके ना हाथ पैर जंजीर से बांध दो आप। ये सुनकर तो नायरा और ज्यादा घबराने लगी थी, लेकिन तभी रीमा जो कहती है, ये जो भी बोलेगी आप करोगी क्या सुषमा दीदी। वैसे मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको खाना अगर खिलाना है तो मैं खिला देती हूँ, आप लोग जाओ यहाँ से। वही सुषमा जो बोलती है, क्यों, तू यहाँ की दादी अम्मा है जो तू बोलेगी तो ये खा लेगी। और वैसे भी सेठ ने बोला जब तक इसको ठूस करके सारा खाना ना खिला दूँ मैं, तब तक मैं इसके पास से नहीं जाने वाली, क्योंकि अगर ये खाना ही नहीं खाएगी तो अपना बदन कैसे तोड़ेगी कल। बदन तोड़वाने के लिए शरीर के अंदर ताकत होना जरूरी होता है। वही रीमा जो बोलती है, आपको लगता है कि आपके जबरदस्ती ये खाना खाएगी। सुषमा, जो पीछे से नायरा का बाल जोर से खींचती और उसके चेहरे को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहती है, खाएगी कैसे नहीं है। नहीं, नायरा जो रोते हुए अपने बाल को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलती है, मेरा बाल दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो, मुझे भूख नहीं है। वही रीमा, जो सुषमा को इस तरह का हरकत करता देख करके उसको रोकते हुए बोलती है, दीदी क्या कर रही हो, ऐसे करोगी तो वो सिर्फ रोएगी, और रोएगी तो आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाएंगे, सेठ आपको ही डांटेंगे, मेरी बात सुनो आप। सुषमा को रीमा की बात मानने की आदत थी, क्योंकि
सुषमा को भी ये लगता था कि रीमा वाकई में ही काफ़ी जानकार है और वो जो भी करती है वो सोच समझ कर ही करती है, जिसकी वजह से वो खड़े होते हुए बोलती है, ठीक है, तेरी जिम्मेवारी है ये। अगर इसको पूरा खाना नहीं खिलाया तो समझ जाना, तेरे भी 2 दिन का खाना बंद कर दूंगी मैं। चलो रे। और वह सारे औरतों को अपने साथ ले जाने लगी थी, लेकिन वो लड़की जो रीमा और नायरा को घूरते हुए कहती है, संभल कर, कोई ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है। रीमा दीदी, आपको तो याद होगा ना, आपने भी एक बार होशियारी करने की कोशिश की थी। सेठ जी ने क्या किया था आपके साथ? इस बात को सुनते ही रीमा की पूरी शरीर जो गुस्से से कांप उठती है और वो उस आई नई लड़की को घूरते हुए कहती है, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। निकलो यहाँ से तुम, वरना सुषमा दीदी से जाकर के तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। वही वो लड़की जल्दी से अपना लहंगा संभाल कर बाहर की तरफ निकल जाती है। रीमा जो नायरा के सर पर धीरे से हाथ चलाते हुए कहती है, तुम ठीक हो? पहली बार नायरा से किसी ने इतने प्यार से बात किया था यहाँ पर, जिसे देखकर वो अपना चेहरा रीमा की तरफ मोड़ती है और जोर से उनकी बाहों में आकर चिपक कर रोना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा लगा था शायद यहाँ पर कोई तो है जो उसे समझने के लिए तैयार है। लेकिन रीमा उसको संभालते हुए कहती है, क्या कर रही हो? यहाँ पर तुम्हारे आंसुओं की कोई कीमत नहीं है, रोना बंद करो। और वो नायरा के सामने आकर बैठते हुए बोलती है, खाना खा लो। नायरा जो रोते हुए अपने सिर नाम हिलाती है और जल्दी से उस जगह से खड़े होकर के थोड़ा पीछे होते हुए बोलती है, नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे मार दो, जहर दे दो मुझे, पर मुझे कुछ नहीं खाना। मैं नहीं खाऊंगी तो शायद मैं आराम से मर जाऊंगी। ये सुनकर रीमा जो उसके ऊपर हंसते हुए बोलती है, तुम बहुत भोली हो, तुम्हें लगता है कि ये लोग तुम्हें आसानी से मरने देंगे? अगर तुम इनके छत को भी इस्तेमाल कर रही हो ना एक रात के लिए, तो इतना काफ़ी है कि तुम इनके एहसान तले दब चुकी हो, और अब तो ये तुम्हारे नाम का खाना भी निकाल दिए। ये जितना तुम्हें देंगे नहीं, उससे ज़्यादा तुमसे ले लेंगे। और एक बार इन्होंने अपनी कसम खा ली कि अगर इन्हें किसी को इस्तेमाल करना है तो उसका इस्तेमाल ये लोग करके रहते हैं, प्यार से, नहीं तो फिर बहुत बुरी तरह ज़बरदस्ती करके। अगर तुम ये सब नहीं चाहती हो तो प्यार से खाना खाओ और अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है उसे सहती रहो। ये सुनकर नायरा जो अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए रीमा को काफ़ी ध्यान से देखते हुए बोलती है, आप तो एक औरत है, पढ़ी लिखी भी लगती है, आप इस तरह की बातें कैसे कर सकती है? आपको अजीब नहीं लग रहा ये सब बोलते हुए? मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं एक इज्जतदार खानदान की लड़की हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं अपने घर से भागी भी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लड़कियाँ भागती हैं वो अपने शरीर को इस तरह बेच खाती है। वहाँ पर जो मेरे साथ होने वाला था वो यहाँ से बेहतर था। शायद मुझे वहीं अपनी ज़िंदगी को एक मौका दे देना चाहिए था। जो हो रहा था होने देती, कम से कम ये सब तो नहीं झेलना पड़ता मुझे। और फिर वो रीमा के पास आते हुए कहती है, आप कुछ भी करो, मुझे मार दो, मेरा गला दबा दो, मुझे जहर दे दो, प्लीज़ मुझे मार दो। और ये बोलकर वो अपना हाथ रीमा के सामने जोड़ने लगती है। ये देख कर के रीमा जो नायरा को ज़ोर से अपने सीने से लगा कर कहती है, ना, चुप हो जाओ एकदम। देखो, तुम यहाँ पर अपने आंसू बहाकर सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रही हो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन मरना नहीं होता। तुम इन फालतू लोगों के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही हो जो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तुम एक लड़की हो, सिर्फ इस वजह से तुमने खुद को कमज़ोर समझ लिया है क्या? देखो, मैं तो नहीं लड़ पाई क्योंकि मेरे सपोर्ट में कोई नहीं था, और शायद मैं उस वक्त बहुत नाजुक और बेवकूफ़ थी, मगर जो गलती मैंने की है वो गलती तुम मत करो। और फिर वो नायरा के गालों पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी नायरा। वही नायरा जो हैरान होकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए रीमा को देखकर बोलती है, पर कैसे? मैं यहाँ से कैसे निकल सकती हूँ? यहाँ पर तो मुझे कमरे में बंद करके रखा गया है। ये बात सोचते हुए रीमा जो अपने हाथ में वही चाबी लेती है जो सुषमा उसे थोड़ी देर पहले देकर गई थी, और चाबी को दिखाते हुए कहती है,
तुम्हारी जिंदगी की ताला जो भी अभी सुषमा लगा कर गई उसका चाबी मेरे हाथ में है। तुम यहाँ से निकलोगी और ज़रूर निकलोगी। तुम अपनी चिंता मत करना, मुझसे जितना बनेगा मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुम्हें अपनी तरह इस जगह पर नहीं रोक सकती, लेकिन उसके लिए तुम्हें खाना खाना होगा और सबको ये लगना चाहिए कि तुम यहाँ पर अब धीरे धीरे एडजस्ट करने के लिए तैयार हो चुकी हो। जैसे ही कल सुबह की ट्रेन आएगी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूँगी। परेशान नहीं होना तुम, ठीक है? वहीं तभी अचानक से दरवाजे पर किसी के जोर जोर के खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही दरवाज़ा खुला था, रीमा जो नारा से अलग होकर उसे डांटते हुए कहती है, हो गया या फिर और तुमको सुनाऊं मैं? चुपचाप से खाना खाओ। वहीं नायरा भी तुरंत ही प्लेट को अपने हाथ में लेती है और जल्दी जल्दी जो भी थाली में था उसे खाना शुरू कर देती है। एक औरत जो सुषमा के कहने पर ही देखने के लिए आई थी कि आखिर उस लड़की ने खाना खाया या नहीं और रीमा ने अपने काम को ठीक से किया या नहीं, ये देखकर वो औरत जो बाहर जाते हुए कहती है, ठूस रही है वो लड़की खाना। रीमा की तो बात ही अलग है, किसी के भी मन के भाव को चेंज कर देती है वो। तब इसके बगल में एक लड़की जो कहती है, क्या बोला तूने? बड़ी अंग्रेजी छांट रही है। इस बात पर वो औरत जो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, रीमा दीदी सिखाई है, उसकी जिंदगी का तो अलग ही लफड़ा है। इतनी अच्छी अंग्रेजी आती है उसके बावजूद भी यहाँ पर आकर पड़ी हुई है। वही अंश मल्होत्रा जिनके रूम में कोई नॉक करता है और इस वक्त उनके हाथ में फ़ोन था जिसके स्क्रीन पर उनकी नज़र टिकी हुई थी। अचानक से वो फ़ोन के स्क्रीन को लॉक करते हैं और आ रहे बाहर की आवाज़ को सुनकर वो परमिशन देते हुए कहते हैं, कम इन। दो स्टाफ जो अपनी ट्रे में एक बड़ी सी बॉटल लेकर और एक ग्लास लेकर अंदर की तरफ आ रहे थे। एक सर्वेंट जो उनके लिए ग्लास सामने रखता है और बॉटल को रखते हुए कहता है, इसका ढक्कन। अंश दोनों स्टाफ को घूरते हुए बोलते हैं, ये सब क्या है? मैंने मंगवाया था। वो दोनों स्टाफ जल्दी जल्दी अपना चेहरा नाम में लाते हुए बोलते हैं, पर सर ये तो आप रोज़ पीते हैं ना, इसलिए हमने सोचा कि शायद लगा आप भूल गए तो हम खुद ही। इस बात को सुनकर अंश जो काफ़ी रिलैक्स वे में खड़े होते हुए उन दोनों स्टाफ की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तुम लोगों ने खुद से सोच लिया, सोचने की इजाज़त है तुम सबको यहाँ पर, नहीं ना? वो दोनों स्टाफ अपना चेहरा नीचे करके धीरे से बोलते हैं, नो सर। वहीं अंश जो उन दोनों को आगे ऑर्डर देते हुए कहते हैं, खुद से कुछ मत सोचा करो, जब तक मैं कुछ ना बोलूँ करने की ज़रूरत नहीं है। अंश मल्होत्रा एक बहुत ही कंट्रोलिंग इंसान थे। उन्हें सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए होता था और अगर उनकी बात के बिना कोई किसी ने कुछ भी काम किया तो ऑब्वियसली उनका गुस्सा आना तो जायज़ था। इवन उनके फ्रेंड्स भी उनके साथ कैसे रहते थे ये सिर्फ उन 3 बंदरों को ही पता था। वो दोनों स्टाफ जल्दी जल्दी बाहर की तरफ अभी भाग ही रहे थे कि तभी कुछ याद आता है लेकिन तभी अंश को कुछ याद आता है और उन दोनों को रोकते हुए कहते हैं, एक मिनट, कल मेरे रूम में वो शराब की बोतल किसने रखी थी? वो दोनों स्टाफ अपना चेहरा नाम मिलाते हुए कहते हैं, सर कल तो हमें अविरल सर ने छुट्टी दे दी थी सर, बोला था कि रात में नहीं रहना यहाँ पर। ये सुनते हुए अंश को भी याद आता है कि उनके हाथ में तो पहले से ही बोतल थी, कमरे में कोई बोतल नहीं थी, वो तो खुद ही रूम में बोतल लेकर आए थे, जिसके शराब पीते ही उनको कुछ अजीब सा हो गया था। और फिर वो पीछे अपने बेड के बेडशीट को देखते हुए और आसपास के सामान को देखते हुए कहते हैं, जब मैं सुबह गया था तो सब कुछ बहुत अजीब था, अचानक से सब ठीक हो गया। और वो काफी गुस्से में बाहर की तरफ निकल जाते हैं। वो लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां पर इस वक्त कृष, अविरल, मानव और नितिन आपस में हंसते ठहाके मारते बात करते हुए ड्रिंक कर रहे थे। वहीं कृष जो मानव से कहता है, साथ चखना लेने का जो मजा है ना। अभी वो ये बोलकर जैसे ही चिप्स अपने हाथ में पकड़ता है उसके हाथ जो बुरी तरह से कांपने लगे थे और शराब जो पूरी तरह से उसके ग्लास में भर रखी थी वो उसके हाथ के कांपने की वजह से उसके ही शरीर पर गिरना शुरू कर देती है। वो जल्दी से ग्लास को टेबल पर रखता है और अपनी जगह से खड़े होते हुए अपना दोनों हाथ पीछे करते हुए कहता है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए, अब कल ऑफिस भी जाना है ना तो मैं निकलता हूँ। ये बोलकर वो काफ़ी स्पीड पकड़ते हुए वहाँ से रफू चक्कर हो गया था। लेकिन मानव, नितिन और अविरल तीनों को आ रहे उस तूफान का कोई अंदाज़ा नहीं था जिसे देखकर अभी कृष भागा था।
अविरल जो हंसते हुए उसे देखकर कहता है, ये चुमुक कहाँ से बन गया यार उसका असिस्टेंट। अंश संभालता कैसे इसे, कौवे जैसी शक्ल का। इस बात पर नितिन जो कहता है, वो थोड़ा सांवला है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कौवा है। और किसने बोला कि जो सांवले होते वो कौवा होते। इस बात पर अविरल जो कहता है, अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था बोलने का। मैं तो ये बोल रहा था कि कैसे फड़फड़ाते हुए गया यहाँ से, इसलिए कौवा बोल रहा था उसको। ये बोलते बोलते उसकी नज़र गलती से नितिन के ठीक पीछे खड़े अंश पर पहुंचती है, जो काफ़ी सीरियस होकर उन तीनों के ग्रुप को घूरे जा रहे थे। अविरल को इस तरह से स्टॉप मारता देख करके मानव जो से पूछता है, ये बात करते करते तेरी आवाज़ फेड आउट कैसे हो गई भाई? तू क्या अपनी आवाज़ के साथ एडिटिंग कर रहा है? हेलो, क्या हो गया तुझे? अभी तक तो बकवास कर रहा था, अभी चुप हो गया एकदम से। मैं नितिन जो कहता है, लगता है इसको भी ज़्यादा चढ़ गई है। अविरल भी अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, मैं चलता हूँ, तुम लोग पी लो और मेरा हो गया आज का। लेकिन तभी नितिन और मानव को चौंकाते हुए किसी की आवाज़ जो अविरल को काफ़ी गुस्से में रोकी थी, रुको तुम, कुछ बात करनी है तुम तीनों से। अविरल मुट्ठी बनाते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, ओ लग गई, अब पता नहीं क्या सवाल करेंगे डिटेक्टिव महाराज। नितिन और मानव भी चुपचाप बस जगह से अपने खड़े हुए थे और भागकर अविरल के बगल में आकर खड़े हो जाते हैं। अब तीनों अंश के सामने थे और अंश आकर के ठीक सोफा पर बैठ करके आराम से पहले वाइन के बोतल को घूरते हैं और फिर उन तीनों को देखते हुए कहते हैं, काफ़ी मज़े किए जा रहे, मुझे भूल गए तुम लोग। ये सुन करके मानव जो रिलैक्स होते हुए कहता है, ओह तो ये बात थी, इस वजह से इतना गुस्सा हो रहा था भाई, हम भी डर गए थे, हमें लगा कि तुम रात के कांड के बारे में पूछोगे। नितिन जो उसके पीठ पर जोर से मारते हुए कहता है, तू बोल करके याद दिलाते उसको, बेवकूफ़। उसके बाद तू मुझसे कर रहा है याद, स्टैंडर्ड सेकंड में जब सर ने तुझे मुर्गा बनने के लिए कहा था तो मुर्गा बनते बनते तेरी पैंट फट गई थी। इस बात पर अविरल जो जोर से हंसते हंसते सोफे पर ऑलमोस्ट गिरते हुए कहता है, मेरे को भी याद है, चर्र से आवाज़ आई थी भाई, बहुत गंदा लगा था। और तेरी क्रश क्या मस्त हंसी थी वो यार। वही अंशु अपने एक स्टाफ को इशारा करते हुए कहते हैं, इसको ठीक से खड़ा करो। और अविरल, जॉब मिली तुम्हें? अब इस बार बारी हंसने की नितिन और मानव की थी। अविरल जो थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, मिल जाएगी। वो एक्चुअली क्या है ना कि जो पैकेज है वो बहुत कम है, मतलब 2.5-3 लाख में मैं काम कैसे कर सकता हूँ यार। मैं कि मेरा स्टैंडर्ड कितना ज़्यादा है। और मैं सोच रहा था कि अपने भाई के कंपनी में जाकर, बोले तो हॉस्पिटल में जा कर के क्यों ना मैं इस बात को कंप्लीट करते हुए अंश कहते हैं, कंपाउंडर की नौकरी कर रहा हूँ, है ना? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कंपाउंडर की भी नौकरी मिलेगी। आई थिंक तुम वार्ड बॉय या फिर जो स्ट्रेचर ले जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो, नौकर का काम वही कर लो तुम, क्योंकि इससे ज़्यादा तुमसे और कुछ हो नहीं पाएगा। मानव इस बात पर अपना सर हाँ मिलाते हुए कहता है, मुझे भी यही लग रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। वह अंश उससे पूछते हैं, और तुमसे क्या होता है? मानव जिस बात पर चढ़कर कहता है, मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ। इस बात पर अंश कहते हैं, और वो एग्ज़ाम तुमसे अभी तक तो पास हो नहीं पाया। कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहे थे? नीट। बुढ़े हो रहे हो नीट पास करते करते, मुझे तो कोई स्कोप नहीं दिख रहा तुम्हारा उसमें। और फिर वो अविरल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इसके तो भाई का फिर भी हॉस्पिटल है, ये कर लेगा अपनी कंपाउंडरी या वार्ड बॉय की नौकरी, तुम क्या करोगे, झाड़ू पोछा? और फिर वो खड़े होकर मानव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बस वाइन में ड्रग्स मिलाकर हार्मोन्स लेवल बढ़ाने के अलावा और कुछ आता है तुम्हें? नितिन जो इस बात पर अपना सर नीचे करते हुए कहता है, ओह तो ये सवाल था इसका। बगल खड़ा अविरल भी नितिन को जोर से पकड़ते हुए कहता है, ये सवाल भी कितने सस्पेंस के साथ कर रहा है, अब मानव क्या बोलेगा इस बात पर? भाई मानव जो अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहता है, नहीं, मैं कहाँ, इतना नॉलेज ही नहीं है मुझे ये सब चीज़ों का, ये तो अविरल ने मुझे बताया था। जैसे ही अविरल ये सुनता है वो ज़ोर से अपने हाथ को नितिन के हाथ से हटा करके थोड़ी दूर जाकर खड़े होते हुए कहता है, पागल हो गया, मुझे कहाँ से पता, मुझे A to Z के अलावा कुछ नहीं आता।
इतनी बड़ी ड्रग्स वग्स की बात मैंने कुछ नहीं किया भाई, सच्ची में। वह इस बात पर अंश, नितिन, अविरल और मानव को घूरते हुए कहते हैं, कल क्या मिला था मेरे वाइन में कि मुझे आज कुछ भी याद नहीं है। नितिन जो अपना मुंह हल्का सा साइड में करते हुए कहता है, बोल तो ऐसे रहा जैसे हर रात की बात बड़ी याद रहती है इसको। इस बात पर अंशु नितिन के कंधे पर टैप करते हुए कहते हैं, क्या, थोड़ा क्लियर बोलोगे क्या बोल रहे हो? वही नितिन जो बोलता है, मैंने कुछ नहीं बोला, बस वो ये कि कह रहा था कि तुम्हें तो वैसे भी कुछ याद नहीं रहता है ना, मतलब कहाँ कुछ याद रहता है, वैसे भी इतना दारू वारू कंज्यूम करने लगे हो कि कुछ याद नहीं रहता तुम्हें। वही अंशु कहते हैं, मुझे इतना तो याद कि सुबह की मेरी बेडशीट जो कि इस वक्त चेंज की गई है। हाँ, आई नो दैट इज नॉर्मल, बट मेरे बिना पूछे मेरे स्टाफ कोई काम करना पसंद नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि ये काम तुम दोनों ने ही किया है। और फिर वो मानव की तरफ देखते हुए कहते हैं, या फिर शायद तुम तीनों ने। लेकिन मानव जो दूर अपना हाथ खड़ा करते हुए बोलता है, भाई मैंने सिर्फ वाइग्रा मिला, अब शिट। और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए खुद ही अपने आप को कोसना शुरू कर देता है। इस बात पर नितिन और अविरल भी लगातार मानव को घूरे जा रहे थे और अंशु अपना हाथ फोल्ड करते हुए मानव को घूरते हुए कहते हैं, क्या मिलाया था? अविरल को समझ में आ गया था कि अब वो तीनों के तीनों फिर से फंस चुके हैं। इस बात पर अविरल जो कहता है, भाई वो बेडशीट मैंने चेंज की थी क्योंकि उस पर धब्बा लगा हुआ था खून का, उस पर तो तू नहीं आकर सोता ना, इसीलिए मैंने ये कर दिया, सॉरी। अंश अविरल को घूरते हुए बोलते हैं, इतना क्यूट और मासूम बनने की जरूरत नहीं है। क्या लगा था उस पर? खून लगा था। और किसका खून था वो? रात में क्या हुआ था अविरल? एक मिनट, वो लड़की का खून था, पर मैंने तो उसे हर्ट नहीं किया, फिर उसका खून कैसे निकल गया? नितिन जो अंश को क्लियर करते हुए कहता है, अरे मानव ने वाइग्रा मिलाया, इसने बेडशीट हटाया, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? खून हमेशा मार कर ही थोड़ी ना निकालते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं ना। इस बात पर अंश अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, नो आई कैन नॉट डू दिस। मैं मैसेज भी नहीं कर सकता कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। वो मेरी नायरा नहीं थी और मैं सिर्फ अपनी नायरा के साथ क्लोज हो सकता हूँ। यू नो दैट वेरी वेल। तुम तीनों ने मुझे चीट करने पर मजबूर कर दिया। Are you all guys out of your mind? पागल हो क्या तुम तीनों? भाई अविरल जो अपना हाथ जोड़ते हुए कहता है, भाई माफ कर दे यार, पर तेरी खुशी के लिए किया हमने। हमें पता है कि अगर तू ये सब से स्ट्रेस से बाहर नहीं निकला ना तो तुझे बीमारी हो जाएगी, हर चीजें तो धीरे धीरे भूलना शुरू कर देगा। इसी वजह से हम तेरे स्ट्रेस को कम करने के लिए ये सब किए। सॉरी यार, अब तू एक एक करके मत सुनाया कर। आज जितना भी सुनाना है, जितना भी जो भी करना है ना तमाशा, ये करके खत्म कर आज का कोटा। लेकिन अंश बस उन तीनों को एक बार घूरते हैं और फिर अपना चेहरा फ्रस्ट्रेशन में हिलाते हुए कहते हैं, यू गाइस आर डिस्गस्टिंग। शक्ल नहीं देखना चाहता तुम तीनों की। ये बोलकर अभी वो जैसे लिफ्ट की तरफ जाते, अविरल जो थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहता है, चलो आज का तो हो गया। लेकिन तभी अंश पीछे मुड़कर अपने दोनों स्टाफ को देखते हुए कहते हैं, मेक श्योर कि ये तीनों पूरी रात बाहर रहें। इस बात पर वो तीनों शॉक हो जाते हैं और अंश से रिक्वेस्ट भी करने जाते हैं, लेकिन तब तक अंश अपने लिफ्ट से ऊपर की तरफ निकल चुके थे। वही अंश रूम में आकर दोबारा से अपने रूम में पहुंचते हैं और बेड पर लेट कर उन्होंने अपने हाथ में फ़ोन पकड़ लिया था और उस फ़ोन के स्क्रीन को ऑन करते हुए वो किसी के चेहरे को काफ़ी ध्यान से देखे जा रहे थे। वहीं लगभग रात के 2 बज रहे थे और वो तीनों बाहर ठिठुरते हुए आपस में ही बात किए जा रहे थे। मानव जो कहता है, यार वो लड़की इतनी सुंदर थी क्या, उसके चक्कर में हम तीनों अभी तक मर रहे हैं यहाँ पर। 1 साल से ऊपर हो गया यार इस आदमी को, ये वो लड़की मर क्यों नहीं रही इसकी नज़र में, भूत बनकर इसके दिमाग में घुस गई है। भाई अविरल जो कहता है, देख खाक सुंदर थी, मैंने तो कभी उसे देखा भी नहीं है, और जब भी उसकी शक्ल की डिस्क्रिप्शन मुझे मिली है ना उसके मुंह से, मतलब अपने अंश के मुंह से, मुझे हमेशा उसने यही बोला, उसकी आंखें, उसकी आंखें, उसकी आंखें, उसकी आंखों से नीचे वो कभी बात ही नहीं किया। मैं नितिन जो उन दोनों को घूरते हुए कहता है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अंश के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करना चाहिए था यार। वो नायरा को लेकर वाकई में बहुत सीरियस है,
और हमने चीट करवा दिया। अविरल अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, इसका भी दिमाग खराब हो गया, भेजा फ्राई करेगा हम का। एक बात बता, जो लड़की मर गई है उसे चीट करना ना करना, उसे चीटिंग कैसे कह सकते हैं भाई? अब क्या उसकी आत्मा के साथ रिलेशनशिप निभा रहा है ये इंसान? वो तो पागल हो गया, साथ में तू भी हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो मैं भी हो जाऊंगा। निकल ही जाना चाहिए मुझे यहाँ से। वहीं दूसरे लगातार कल रात की बातें चल रही थी, उसके साथ किस तरह से उस आदमी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, और वो भी इतना सॉफ्ट तरीके से। और उसके बाद आज किसी शख्स का उसका इस तरह हाथ पकड़ना, ये सब कुछ उसे बहुत ही ज़्यादा घबराहट महसूस करा रहा था। उसकी रात भर की नींद जो पूरी तरह से उड़ चुकी थी, वो बस उस वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि कब सब कुछ ठीक होगा, कब वो वहाँ से निकल पाएगी जिस काल कोठरी में आकर के वो बंद हो चुकी है, फंस चुकी है। तभी उसके दरवाजे पर कोई धीरे से नॉक करता है और ऐसा लग रहा था जैसे उसे के ताले को कोई खोलने की कोशिश कर रहा हो। नायरा को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो धीरे से अपनी जगह से खड़ी होती है। वो घबरा तो रही थी और उसने अपने आप को भी अपने सीने और उसने अपने दोनों हाथों को अपने सीने के पास रखा हुआ था। तभी उसे धीरे से एक आवाज़ सुनाई देती है, चलो जल्दी, सब सो रहे हैं, तुम जग रही हो नायरा। नायरा जैसे ही रीमा की आवाज़ सुनती है, वो जल्दी से अपने लहंगे को संभाल करके बाहर की तरफ निकल आती है। रीमा जो दरवाजे को धीरे से बंद करती है और चाबी को अपने हाथ में लेकर एक लड़की जिसका आ देती है, जो नायरा से काफ़ी जला करती थी, और वो नायरा का हाथ पकड़कर उसे ऑलमोस्ट भागते हुए बाहर की तरफ ले जा रही थी। लेकिन तब तक गार्ड अंकल की नींद खुल जाती है, जो वहाँ पर अपना डंडा लेकर के आसपास की चीज़ों पर निगरानी रख रहे थे। और जैसे ही अंधेरे में उन्हें दो लोग भागते हुए नजर आते हैं, वो जोर से अपने डंडे को उठा करके हवा में घुमा करके उसे मारते हैं, जो कि जाकर के नायरा के पीठ पर काफ़ी ज़ोर से लगा था। नायरा भी चिल्लाती, लेकिन तभी वो अपने मुंह पर जोर से हाथ दबाती है और रीमा जो उस गार्ड को जोर से पकड़ते हुए कहती है, हेल्प करो मेरी। उसने अपने दांत दबाते हुए काफ़ी गुस्से में बोला था। नायरा भी अपने हाथ को ले जाकर उसकी गार्ड के मुंह पे जोर से रखती है और वहीं रीमा जो बगल के रखे एक कपड़े से उस गार्ड के मुंह को ढक करके जोर से बांध देती है, ताकि ना तो उस गार्ड को कुछ सुनाई दे और ना ही कुछ दिखाई दे और ना ही वो कुछ बोल पाए। और फिर से वो नायरा का हाथ पकड़ती है और बेसुध होकर दौड़ना शुरू कर देती है। नायरा जो हाँफते हुए बोलती है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं यहाँ से, बहुत अंधेरा है, अगर किसी ने देख लिया या फिर कोई। इस बात पर रीमा जो उसको शांत करते हुए कहती है, बस भागो, भगवान का नाम लेकर तुम्हें भागना होगा बस। लगभग थोड़ी देर में वो लोग अब पटरी पर आकर रुक चुके थे, जहाँ से दूर दूर तक कुछ भी उसे नजर नहीं आ रहा था। नायरा जो आसपास देखते हुए बोलती है, ये कहाँ आ गए, यहाँ पर क्यों आए हम, यहाँ से कहाँ जाएंगे। वही रीमा भी काफ़ी तेज से सांस भरते हुए बोलती है, इधर से ट्रेन आएगी, तुम्हें उस ट्रेन में जैसे वो थोड़ा धीमे हो चुपचाप जाकर बैठ जाना है। ये पुणे से ट्रेन डायरेक्टली यहाँ से वो ट्रेन आएगी और मुंबई की तरफ निकलेगी। मुंबई के सेंट्रल स्टेशन पर, ध्यान से सुन लो, सेंट्रल स्टेशन पर रुकना और कहीं नहीं, और वहीं पर जाकर के उतर जाना। मैं उस आदमी से पहले बात कर चुकी हूँ, वो तुम्हारा इंतज़ार करेगा, समझ रही हो ना, ध्यान से सुन लो, वो तुम्हारा इंतज़ार करेगा, हाथ में तुम्हारा नाम लेकर के, नायरा नाम लिखा होगा उस पर, ठीक है ना। इस बात को सुनकर नायरा जो अपना हाथ रीमा के सामने जोड़ते हुए कहती है, आप मेरी बहुत मदद कर रही हैं, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी, और आप भी चलेंगी। मैं रीमा जो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, नहीं मैं नहीं जा सकती। लेकिन तभी नायरा जो उसको हिम्मत देते हुए बोलती है, क्यों, आप क्यों नहीं जाएंगी मेरे साथ, अगर आप चलेंगी तो फिर आपको भी तो इस नर्क से छुट्टी मिल जाएगी ना। इस बात को सुनकर रीमा जो अपनी आंसू को पोंछते हुए नायरा को हिम्मत देते हुए कहती है, तुम ये काम कर रही हो, बस मुझे इतनी खुशी हो रही कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अगर मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाए तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी। और जहाँ तक बात रही मेरी, मैं क्या करूँगी इस काल कोठरी से और इस नर्क से छुट्टी पाकर। मैं जहाँ भी जाऊँगी सब मुझे बुरी नज़र से ही देखेंगे, क्योंकि सब मुझे जानने लगे कि मैं क्या काम करती हूँ। मैं क्या मुँह लेकर जाऊँगी वहाँ। इसलिए तुम चली जाओ, और अगर हो सके ना तो कभी मौका मिले तो मुझे याद ज़रूर करना, ठीक है। जाओ यहाँ से, ट्रेन आ रही है और ज़्यादा रुकेगी नहीं यहाँ पर, जल्दी से निकल जाओ।
वहीं देखते हुए कहती है, मैं पहली बार ट्रेन में बैठ रही हूँ, थोड़ा डर लग रहा है मुझे। इस बात को सुन करके नायरा की इस बात को सुन करके रीमा जो हैरान होते हुए कहती है, क्या तुम पहली बार बैठ रही हो ट्रेन में? इससे पहले तुम ट्रेन का सफ़र नहीं की? इस बात पर नायरा जो कहती है, नहीं, कभी नहीं। लेकिन रीमा उसको हिम्मत देते हुए कहती है, अपनी ज़िंदगी बदलने का भगवान सबको मौका देते और तुम्हें भी ये मौका मिल रहा है, और शायद समझ लो कि ये तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी मौका है, तुम्हें निकलना होगा यहाँ से। वही ट्रेन अब काफ़ी नज़दीक आ गई थी। इस बात पर रीमा जो हल्का सा पीछे होती है और नायरा से कहती है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। वो ट्रेन जो थोड़े ही देर के लिए वहाँ पर आकर रुकी थी, जैसे ही वो ट्रेन हल्का सा स्लो होती है, तुरंत ही नायरा जो जाकर अंदर पहले ही डब्बे में चढ़ जाती है। ये ट्रेन में बहुत ही कम लोग थे, मगर पहले तो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगता नायरा को। वो तो बस चुपचाप जाकर ट्रेन के अंदर बैठ चुकी थी और उस लगातार बस रीमा को देखे जा रही थी और अपना हाथ बाहर की तरफ निकाल करके अपना हाथ हिला देती है। रीमा भी तुरंत ही दोबारा अपने कदम को उसी नर्क की तरफ मोड़ ली थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। नायरा को लगा था कि अब तो सब कुछ बेहतर हो रहा है और शायद उसकी ज़िंदगी में अब काफ़ी बदलाव भी आ चुका है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके आसपास अभी भी खतरा जो कि लगातार उसी को घूरे जा रहा है। अचानक से उसको अपने ठीक पीछे कुछ महसूस होता है, जैसे कोई आपस में बात कर रहा हो। ये देखकर और उस आवाज़ की हालत और ज़्यादा बुरी हो जाती है। पहले तो वो पूरी तरह से आसपास की आवाज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर वो अचानक से कोई एक्शन लेती तो पीछे से आ रही वो आवाज़ जो और ज़्यादा उसके करीब बढ़ जाती। वो धीरे से अपनी जगह से खड़ी होती है कि ट्रेन के दरवाजे के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक उसे समझ में आता है कि उसका दुपट्टा जो किसी के हाथों में जाकर बन चुका है और ये उसे और ज़्यादा घबराने पर मजबूर कर दिया था। नायरा जो हिम्मत करके अपने हाथ को ज़ोर से उस दुपट्टे पर रखती है और अपना दुपट्टा जैसे तैसे करके खींचते हुए चुपचाप जल्दी से भागते हुए आकर के टॉयलेट के दरवाजे को खोलकर उसी के अंदर घुस जाती है। लेकिन अब उसे समझ में आया था कि उसके पीछे पीछे कई आदमी पड़े हुए थे जो पूरी तरह से नशे की हालत में धुत नजर आ रहे थे और पूरा डब्बा जो खाली था। बार बार दरवाज़ा के लॉक को वो कभी अपने पैर से मारते तो कभी अपने हाथ से। वो जंगली जानवर की तरह कोशिश कर रहे थे कि वो इस दरवाजे को खोल करके अपना शिकार कर ले। वही अंदर पड़ी नायरा जो फिर से रोना शुरू कर देती है और उसे लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी नहीं बच पाएगी। उसने इतनी हिम्मत की थी बचपन से ही, हमेशा हर तरह से वो खुश रहने की कोशिश करती थी। ज़िंदगी ने हमेशा उसे मुश्किलात दिए थे, मगर हमेशा उन सारे मुश्किलात को आसान बनाते हुए अपनी ज़िंदगी को मुस्कुराने की वजह दिया करती थी। उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ आना उसकी किस्मत थी, मगर उन सारे तकलीफ़ों में मुस्कुराना उसकी फितरत थी। मगर अब वक्त कुछ ज़्यादा ही मुश्किल और अब धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी कमज़ोर पड़ने लगती है, जिसे देखकर नायरा जो कांपते हुए कहती है, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊंगी मैं? दूसरी तरफ अंश जो अपनी आंखों को बंद किए